आम के साथ गंदम की रोटी खाने से कब्ज का खात्मा होता है। बिस्तर पर सोते वक्त पानी का छींटा मारने से दिल के दौरे से हिफाजत होती है। नहाने से पहले गैर जरूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से शर्मगाह की बदबू कम हो जाती है। असर की नमाज के बाद सोते रहने से भूलने की बीमारी हो जाती है। जो औरत रोजाना सीढ़ियाँ उतरती और चढ़ती है उसको घुटनों के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ वाला पानी पीने की आदत टांगों में दर्द की वजह बनती है। जो औरत उल्टा होकर सोती है उसकी छाती का शेप खराब हो जाता है। चांदी की पायल पहनने से यूरिक एसिड काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अंधेरे में नहाने की आदत अपना ली जाए तो डर की बीमारी खत्म हो जाती है। घर के फर्श पर नमक के पानी का पोंछा लगाने से मक्खियां नहीं आती। जो खवातीन खाली पेट हम बिस्तरी करती हैं उनको हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस में सफर करते वक्त चप्पल उतार देने से टांगों में दर्द जैसे मसाइल का सामना होता है। बीवी की उम्र शोहर से ज्यादा हो तो हम बिस्तरी से पहले 1 चम्मच शहद खा लेना चाहिए। जिस घर में सुबह जल्दी सफाई होती है वो घर आबाद रहते हैं। लीमू के छिलकों को उबाल कर उस पानी से मुंह धोने से छाइयों का खात्मा हो जाता है। खसखस की चाय पीने से कुव्वत बाह में इजाफा होता है। जिस औरत को बहुत ज्यादा शहवत होती हो उसे अपने बालों में बार बार कंघा करना चाहिए। दिन के वक्त पानी के कम इस्तेमाल से रंग सांवला पड़ जाता है। मुर्गे का गोश्त खाने से माहवारी जल्दी होती है। हल्दी खाने से आंखों की बीनाई तेज होती है। निहार मुंह इंजीर खाने से घुटनों में ताकत आ जाती है। जोड़ भी मजबूत होने लगते हैं। रात को वुजू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है, रिस्क में इजाफा होता है। ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बार बार चिंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमजोर हो जाती हैं। उम्र बढ़ती जा रही हो और जोड़ कमजोर होते जा रहे हो तो रात को सोते वक्त चंद दाने बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह छिलका उतार कर खा लो। उम्र जो भी हो जोड़ मजबूत रहेंगी। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो रहे हो वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। गंडेरियां चूसने से दांत मजबूत रहते हैं। जिस औरत की टांगे मोटी हो जाएं उसे 20 मिनट रोजाना चलना चाहिए। खानों में बादयान के फूलों का इस्तेमाल जिल्द को टाइट रखता है। गर्मी में काम करने वाली खवातीन को चाहिए कि काम करते वक्त ढीले कपड़े पहने वरना छातियों में ढीलापन आ जाता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर भागने से घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। जो औरत रात को देर से सोती है उसकी टांगे वक्त से पहले कमजोर हो जाती हैं। लीची का फल खाने से छाती साफ होती है। अगर आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा हो तो आप कोई भी जानवर पाल लें और उसे आजाद छोड़ दें, बच्चा जल्द ही बोलने लगेगा। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता है। आलू बुखारा खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। अगर खारिश से बचना है तो बड़े गोश्त से परहेज करो। सुबह के वक्त ज्यादा खट्टी चीजें खाने से बीमारियां जल्द घेर लेती हैं। अगर बदन से बदबू आती हो तो पानी में फटकरी शामिल कर लें फिर गुसल कर लें। जलेबी दूध के साथ खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। दूध में नमक शामिल करके पीने से खून की कमी दूर होती है। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। पेट की गैस दूर करने के लिए सूखा पुदीना खाओ। तरबूज खाने से पखाना स्याह नहीं आता है। गन्ने का रस पीने से बदन की एलर्जी खत्म होती है। सब्ज सेब खाने से खांसी दूर हो जाती है। जो हामला औरत खरबूजे ज्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत की नाक लंबी हो उसका दिमाग तेज होता है। अगर आप महीने में सिर्फ 3 से 5 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपके जिस्म में तनाव आ सकता है। चिड़चिड़ापन, नींद न आना, भूख न लगना जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। भरे पेट हम बिस्तरी करने से पैदा होने वाला बच्चा सुस्त पैदा होगा। अंगूर के बीज खाने से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। जिन औरतों को पसीना ज्यादा आता हो वो नाश्ते में जौ का फल खाया करें। जो औरतें ज्यादा ठंडा पानी पीती हैं उन्हें बांझपन की बीमारी हो जाती है। महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन हम बिस्तरी करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने से जिल्द की रंगत फीकी पड़ जाती है। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती वो दूध में शहद मिलाकर पिएं। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता वो दूध के साथ सौंठ का इस्तेमाल करें। अगर कमीज के कॉलर से मैल ना निकल रही हो तो थोड़ा सा शैम्पू लगाकर धोएं, फौरन मैल उतर जाएगी। बेसन की रोटी पकाकर खाने से हैज दर्द में आराम मिलता है। चने की दाल उबाल कर उस पानी से मुंह धोने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं।
जिनको मर्दाना कमजोरी हो वो दूध में किशमिश डालकर खाया करें। जो लोग चीनी ज्यादा खाते रहते हैं उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। काले रंग का दुपट्टा ओढ़ने वाली खवातीन के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अलसी का जेल छातियों पर मलकर सो जाने से छातियां टाइट हो जाती हैं। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाती है वो हमेशा जवान रहती है। योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोपहर में हम बिस्तरी करने से पट्टे कमजोर हो जाते हैं। शर्मगाह के बाल हर हफ्ते साफ करने से सेहत अच्छी रहती है और बीमारियां दूर रहती हैं। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। खाना खाते ही लेट जाने से ब्रेस्ट के टिश्यू ढीले हो जाते हैं। जो पालक और अखरोट ज्यादा खाते हैं उनको दिमागी कमजोरी कभी नहीं होती है। आलू का रस हल्की दूर करने के लिए बेहतरीन है। आलू को पतला काट कर आंखों पर रखें, इससे आंखों के गिर्द स्याह जिल्द और थकन दूर होगी। रंगत निखारने के लिए आलू के रस का मसाज चेहरे और हाथ पांव पर कर सकते हैं। अगर आपके कान में शदीद दर्द हो तो सोने से पहले कान में बाहर की तरफ लहसुन का छोटा टुकड़ा रख लें। सुबह तक कान दर्द और तकलीफ दूर हो चुकी होगी। लहसुन कान इन्फेक्शन का बाइस बनने वाला जरासीम का खात्मा करता है। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खला के किसी भी तेल से खूब मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से। मैं शादी के 3 माह बाद हामिला हो गई थी। मेरी सास मेरे हामला होने पर बिल्कुल भी खुश ना थी। मैं जब भी खाना खाने लगती तो मेरी सास मेरी प्लेट में मसाला डाल देती। जब मैं मना करती कहती ये बहुत ही खास मसाला है, इससे खाने से तुम्हें बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। मुझे कुछ शक सा होने लगा। मैंने अपने शौहर से बात की तो उन्होंने मुझे डांट दिया। एक रात मैंने खाना ना खाया और चुपके से कमरे में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जो हुआ, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब सास, मेरा नाम महानूर है, मैं मियाँ वाली की रहने वाली हूँ। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जितने मसाइल थे इतने ही फायदे भी थे। दादा अबू ने अपने तीनों बेटों को बांध के रखा था। इनसे कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अलग नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। दादा अबू के चले जाने के बाद भी तीनों भाई एक साथ रहे। हालांकि सबके बच्चे चाहते थे कि वो किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएं। मेरी अम्मा ने भी कई बार कहा कि घर बदल लेते हैं, और अब्बा ने कहा कि इनका बचपन, इनकी पूरी जिंदगी इसी घर में गुजरी है, इस घर को छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं। यहाँ तंगी तो कोई नहीं थी, पर ताई और चच्ची तंग किया करती थी। मेरी 2 फुफ्फो भी हमारे घर के साथ रहा करती थी, जो अपने घर कम और हमारे घर ज्यादा रहती। हमारी जिंदगी कभी ना कभी किसी मोड़ पर जाकर हमसे इम्तिहान जरूर लिया करती है, और ये तब हमारे ऊपर होता है हम इसके मुकाबला करते हैं या खुद को लोगों की साजिश की नजर करते हैं। मुझे कॉलेज में लेने आती और घर छोड़कर जाती, और आज नहीं आई। मेरा जरूरी टेस्ट था, मुझे अब्बा कॉलेज छोड़ आए और मैं वापसी पर इंतजार करती रही। मौसम भी खराब था, मुझे कोई भी नहीं लेने आया था। कॉलेज की सब लड़कियां एक एक करके जा रही थी। शाम हो रही थी जब मेरी दोस्त ने कहा कि मैं साथ चलती हूँ। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और हम पैदल बस स्टॉप तक चलने लगे। बस में सवार हुई, दिल में डर भी था कि अब्बा गुस्सा करेंगे, और परेशानी भी थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। पता नहीं घर क्या हुआ जो अब्बा लेने नहीं आए थे। बस में कुछ आवारा लड़के भी सवार हो चुके थे। मैं पहली बार बस में सफर कर रही थी। अगर घर से कोई देख लेता तो तमाशा बन जाना था, तो अब्बा ने तो कभी दोबारा कॉलेज नहीं आने देना था। अगले बस स्टॉप पर एक लड़का बस में सवार हुआ, और इसे देखते ही सब लड़के डर कर उतर गए। मुझे बहुत हैरत हुई, ये कौन है? कोई गुंडा है या पुलिस के एहलकार जो सब इससे डर कर फौरन उतर गए? मेरा तजस्सुस भर चुका था और मैं जानने को बेचैन थी। आखिर ये कौन है? घर पहुंची तो अब्बा की तबीयत खराब थी। अम्मा ने कहा कि वो तो दोपहर से सो रहे हैं। मैंने इन्हें नींद की दवा दी थी और ताया के बेटे को कहा था कि तुम्हें ले आए, पर वो हमेशा का लापरवाह था, मुझे लेने नहीं गया। अम्मा भी मेरी वजह से परेशान थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, इसके 4 बच्चे थे, और दूसरी बहन की शादी सर पर थी। अब्बा को बहुत परेशानी थी, जिसकी वजह से अब्बा का बीपी हाई हो जाता और कभी कभी शुगर लो हो जाया करता। जब से अब्बा रिटायर हुए थे घन चक्कर बनकर रह गए थे। पहले हमारी पढ़ाई लिखाई पर लाखों लगाकर बेटी को ब्याना अजीब दस्तूर था। माँ बाप बेटी दे साथ ढेर सारा जहेज पैसा सब दे, और आखिर में ससुराल वाले यही कहेंगे तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या। बड़ा दुख होता है। माँ बाप बनना वाकई आसान नहीं होता। माँ बाप अपना ख्याल छोड़कर औलाद को देखते ही जीने लगते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी करने लगते हैं। अम्मा कहती हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, और सबसे ज्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से होती है। जब ये घर से जाती हैं तो घर की सारी रौनक अपने साथ लेकर जाती हैं। मेरी बहन की शादी हुई तो अम्मा बिस्तर से लग चुकी थी, हालांकि आप इसी शहर में ब्याह कर गई थी। माँ तो फिर माँ होती है, जिसके 10 बच्चे भी हों और एक बच्चा दूर हो तब भी बेचैन हो जाती है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी, आगे मजीद पढ़ने का भी इरादा था। अब्बा भी पहले से नरम पड़ चुके थे। अब अक्सर बस में सफर करने लगी। लोगों की बात थी, इनके रंग बिरंगे कपड़ों को देखा करती। मेरा मुशाहिदा बढ़ता जा रहा था, पर वो लड़का दोबारा बस में नजर नहीं आया था जिसको पहली बार देखा था। इसकी शख्सियत ही ऐसी थी जो एक बार देख लेता दोबारा जरूर मुड़ कर
देखता। वक्त के साथ इसका चेहरा भी भूल चुकी थी। मुझे भूलने की बीमारी बहुत थी, पर कभी कभी भूलने की बीमारी हमारे बहुत काम आती है। हम बहुत सी तकलीफें, लोगों की कड़वी बातें भूल जाया करते हैं। मेरी अम्मा मेरी इस आदत से बहुत तंग थी। वो कहती है कि कॉलेज पढ़ती हो, घर चीज रख के भूल जाती हो, किसी दिन खुद को ना कहीं रख कर भूल जाना। हर वक्त मुझे डांटा करती थी। इन्हीं दिन घर आप ही आई हुई थी। एक अलग रौनक थी। मैं इनके चारों बच्चों को लेकर मूवी देख रही थी। जब ताया का बेटा 4 साल बाद बाहर से आया था, वो आज बहुत खुश था क्योंकि इसकी शादी होने वाली थी। वो भी एक अमीर लड़की थी और अकलौती भी थी। इसने मुझसे कहा कि महानूर आज बाहर खाने को चलते हैं। मैं हैरान से इसे देख रही थी। आज इसे क्या हो गया? कहाँ सीधे मुंह बात नहीं करता और कहाँ इतनी मेहरबानी। मुझे अपने रिश्तेदार पहले ही एक आंख नहीं भाते थे। सीधा मुंह पर जवाब दिया कि भाई मेरा सुबह टेस्ट है, माजरत करती हूँ। आगे बढ़ने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी अम्मा और आपी बातें करते बाहर निकल रही थी। इनको देखकर मेरा तायाजाद कहने लगा कि महानूर क्या हो गया है? मुझे अली ने बोला कि अब तुम नाराज हो रही हो, चलो अच्छा है मैं सॉरी करता हूँ, कल रात छत पर नहीं आ सका। वो चला गया, पर अम्मा ने बात जाने बिना मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिए। मैं तो पहले ही सुन हो चुकी थी। ये सब क्या हुआ? अम्मा मुझे मार रही थी और आप ही इनको रोक रही थी। मैंने बहुत यकीन दिलाया अम्मी को ये झूठ बोलकर गया है। जब अम्मा ने कहा कि मेरी कसम खाओ, कहीं जाकर अम्मा को यकीन आया और अब्बा को इतना कह के जवान बेटियां हैं, कहा भी था अलग घर ले लेते हैं, इधर तो सब सांप बने बैठे हैं। अब्बा ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और किताब पढ़ते रहे। ईद कुर्बान के तीसरे दिन दोनों बहनों के ससुराल वालों की दावत थी। इतना बड़ा खानदान था, इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था और इसी दिन सब मेहमान बैठे थे। जब ताई अम्मी ने सबके सामने कहा कि मेरे बेटे की बड़ी ऊंची जगह शादी हो रही है, पर वो कहने लगी कि महानूर और अली एक दूसरे को पसंद करते हैं, पहले मुझे बता देते। घर की बेटी थी, हमारे सामने पली बड़ी है, हमें और क्या चाहिए था। इसी वजह से अली के ससुराल वालों को मैंने जवाब दे दिया कि हमारे घर की बहू तो सिर्फ महानूर ही बनेगी। सब हैरान मुझे देख रहे थे। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, पर फिर भी शर्म के मारे सर झुका लिया। आपी की सास मुझे अजीब नजरों से घूरने लगी और अब्बा ने अलग क्लास ली। पूरे खानदान में अब मेरी बातें होती रही। मेरा किरदार मशकूक बन गया था। अब्बा ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। अम्मा अलग नाराज रही। अब्बा कहते हैं कि जिस बेटी पर सबसे ज्यादा मान था, उसी ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। क्या सोचते होंगे सब? मैंने ये तरबियत की है अपनी बेटियों की। मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होकर रह गई थी। कई बार दिल किया कि ताई और इसके बेटे से पूछूं कि किस बात की दुश्मनी ले रहे हैं, फिर रहने देती। बिन कुछ कहे ना मेरा कुछ खराब हो रहा था। अगर वहां चली गई तो न जाने क्या होगा। आप ही के ससुराल वाले मेरा रिश्ता चाहते थे, पर जब से ताई ने सबके सामने मेरा नाम बदनाम किया, तब से इन लोगों ने भी रिश्ते की मजीद बात नहीं की और अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर लिया। एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है और मैं बिना कुछ कहे कसूरवार ठहरा दी गई थी। मेरे घर वाले ही मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। कितने दिन सोग गवारी में गुजरे। आपियों ने आना भी छोड़ दिया। मैं अब खुद को मुजरिम समझने लगी थी कि काश मैं पैदा ही ना हुई होती। मेरी वजह से मेरे बाप का सर झुक गया था। मैं अब खामोश रहने लगी थी। ताई की साजिश अम्मा सब समझ गई थी। अब्बा ने मेरे नाम पर प्लाट लिया था जिसकी अब कीमत करोड़ रुपए हो चुकी थी। वो लोग चाहते थे कि घर भी हमारे पास रह जाएगा और कारोबार में भी अब्बा ने कहा कि इनके पास कौन सी कमी है। और एक दिन अब्बा को सब कुछ पता चल गया। अब्बा ने हमेशा के लिए वहां जाना खत्म कर दिया और इन लोगों के आने पर पाबंदी लग चुकी थी। एक दिन अब्बा मुझे कॉलेज लेने पहुंचे नहीं थे। अब्बा को कॉल करती रही थी, तभी किसी लड़के ने फोन उठाया और बताया कि इनको हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल है। जल्दी से रिक्शा लिया, अस्पताल पहुंची। अम्मा भी वहीं मौजूद थी और एक लड़का भाग भाग कर अब्बा के लिए कभी दवाई ला रहा था तो कभी डॉक्टर से उलझ रहा था। अम्मा ने कहा कि तुम घर चली जाओ, तुम्हारा अब्बा खतरे से बाहर है। मामूली नौयत का हार्ट अटैक था, परेशानी की कोई बात नहीं। अब्बा को अस्पताल देखकर मेरी अपनी हालत गैर हो गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। इतना होश ही नहीं था कि कौन दवाइयां ला रहा है, कौन अब्बा के पास बैठा है। चचा ताया सब आए, पर कुछ ही देर बैठने के बाद चले गए। अम्मा अब्बा के पास रही और दूसरे दिन अब्बा घर आ गए। बुरा वक्त इंसान को पहचान करवा देता है। अब्बा अस्पताल थे, किसी ने वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा। सबको अपनी तकलीफ थी कि हमें रिश्ते नहीं दिए। अजीब मतलबी दुनिया थी। खून के रिश्ते को छोड़कर दौलत के पीछे भाग रहे थे। हसन से मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी। वही मेरे अब्बा को लेकर आया था। इसका एहसान था, गैर होकर भी इसने इतना ख्याल रखा था। अब्बा को घर तक छोड़कर गया था। कई दिन तक मिलने भी आता रहा और हम गांव घूमने चले गए। गांव का माहौल शहर के माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। वहाँ की अच्छी बात ये थी कि वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। हम सब ही वहाँ गांव घूमने गए थे। वह हसन का गांव था, ये बात बाद में पता चली। हसन बहुत सादा दिल इंसान था। हमारे पूरे ग्रुप को गांव दिखाया, हमारी बहुत खातिरदारी की। हसन जब सामने आता मुझे देखकर मुस्कुरा देता। वो इसी गांव का चौधरी का बेटा था। इस
इसकी 2 बहनें थी। एक शहर कॉलेज में पढ़ रही थी, कई बार इसे बस में देख चुकी थी। लोग इससे डरते थे। इसने बताया कि इन लड़कों को मेरा हाथ लग चुके थे, इस वजह से डरते थे। गाँव के माहौल में ताजगी थी, सब मुंह अंधेरे उठा करते थे। कुछ लोग सुबह सुबह जानवरों का चारा लेने निकल जाया करते थे। सब कुछ खेतियों में मेहनत मजदूरी करते। हम सब एक हफ्ता रहकर वापस आ रहे थे। हसन कम पढ़ा लिखा था, फिर भी इसके बोलने पर मुझे अपनी पढ़ाई कम लगती। वो दुनिया के बारे में, मुख्तलिफ ममालिक के बारे में इतना कुछ जानता था कि मैंने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा था। हम खेती बाड़ी पर रिसर्च करने लगे थे। इसके बाद अक्सर हमारी फोन पर बातचीत होने लगी और फिर हम एक दूसरे को चाहने लगे। हसन ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। अब्बा से बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे अब्बा इनकार कर देंगे। अब्बा ने कुछ वक्त की मोहलत मांगी। हसन के अब्बा ने कहा कि हम तो शादी की तारीख लेकर ही जाएंगे, और वो हमारे घर से गए ही नहीं। 2 दिन रहे, आखिर अब्बा ने गुस्से में हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी, हसन से बात करना चाहती थी, पर अब एक शर्म आड़े आ रही थी। जैसे ही बाकी सबको मेरे रिश्ते का पता चला, ताया अब्बा ने कहा कि वो महानूर को घर रखना चाहते हैं, पर मेरे अब्बा ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि हम भाइयों का आपस में गुजारा हो गया, पर हमारी औलाद का नहीं हो सकता। बेहतर होगा हम अब खुद को बदल लें। पहले जो इंसान मेरी बेटी पर लगा चुके हैं, वो जख्म अभी उभरे नहीं है। सब अच्छे से जानते थे अचानक से ताया को मेरे रिश्ते की क्यों सोची थी। ताई अपनी बेटी का रिश्ता हसन से करना चाहती थी और मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए लेना चाहती थी, ताकि हमारे नाम जो घर का हिस्सा है वो भी इन्हीं को मिल जाए। जब से घर हसन का रिश्ता आया था, मैं भी सबकी अजीब अजीब बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी। चची कहती है कि मेरी इसकी बहन ने इसका पूरा खानदान देखा है, वो लोग बहुत चालाक हैं, औरत को गुलाम बना के रखते हैं। इसे गाँव जाकर कैसे रहेगी, कैसे वहाँ जिंदगी गुजारेगी। ताई कहती है कि 4 दिन में घर वापिस आ जाएगी। सब अलग अलग बातें करते, पर मेरी माँ ने समझाया कि लड़का कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, वो एक सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान है। इसके अंदर एहसास है। उस दिन तुम्हारे अब्बा के लिए कैसे वो भाग दौड़ कर रहा था, जैसे हमारा सगा बेटा हो। एहसास करने वाले लोग अब कहाँ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कीमती होते हैं, इनके दिल बहुत खूबसूरत हुआ करते हैं। तुम किसी की बातों में ना आओ, ये तो सब हसद में चल रहे हैं। लड़के की इतनी जायदाद, खुश अकल और सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करने वाला है। हम हम सफर मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाया करती है। मेरी माँ मेरे कहे बिना मेरी हर बात समझ जाती थी। मैं पुरसकून हो गई थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और शादी के दिन हसन के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश था। खानदानी जिम्मेदार होकर भी हसन ने हमारे एक पैसा खर्च नहीं होने दिया और ना ही झेस लिया था। हसन ने कहा कि माँ बाप अपने फूलों जैसी बेटी जब दे दिया करते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं रहता, और मैं तो आप लोगों का एहसान मंद हूँ जिन्होंने अपनी बेटी की इतनी अच्छी से तरबियत की है। शादी के बाद मुझे इसने सच में मलका बना दिया था। सब हमें देख देख के जला करते थे। घर में सब बहुत अच्छे थे, बस मेरी सास का रवैया मेरे साथ सर्द गर्म हो जाता। मैं नजरअंदाज करती क्योंकि मैं जानती थी कि सास ऐसी ही होती हैं, पर तब जानती नहीं थी ये हसन की सुतेली माँ है। ना ही मेरे शौहर ने कभी जिक्र किया था। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, और जब हसन को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो मेरे पाँव ही जमीन पर ना लगने देता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतनी मोहब्बत और ख्याल रखने वाला शौहर दिया था। पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी नेकी थी या मेरी माँ की ऐसी कौन सी दुआ थी जिसकी बदौलत मुझे हसन जैसा शौहर मिला। मैं 3 माह में हामिला थी। जब भी खाना खा रही होती, सास जानबूझकर मेरी प्लेट में अपना बनाया हुआ खास मिसाला डाल दिया करती। मुझे मिसाला बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब मैं मना करती तो कहती कि इससे तुम्हें बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। इसको खाने के बाद मेरी तबीयत अजीब हो जाया करती। मुझे पहले ही अपनी सास पे शक था। जब से मैं ब्याह कर आई थी, कई बार कानों में सास की आवाज पड़ी और मुझे इस घर से निकालना चाहती थी, और अब हर रोज मुझे मसाले खाने को देती, लेकिन अगर वो मसाला मेरे शौहर या ससुर लेने की कोशिश करते तो घबरा जाया करती और मना करती थी कि औरतों की दवाई मिलाई है, जबकि वो खुद भी ना खाती थी। मैंने कई बार अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी माँ कुछ गलत कर रही है। इसने कहा कि सब तुम्हारा वहम है। माँ जी तो बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, तुम इनके खलूस पर शक ना किया करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम इनके बारे में ऐसी बदगुमानियां पैदा कर रही हो। मैं खामोश हो गई। एक दिन मेरी ननद आई थी, वो भी हामला थी। जब खाना खाने लगे तो मैंने वही मसाले वाला खाना इसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी सास की रंगत बदल गई, कहने लगी कि मेरी बेटी को क्या जरूरत, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है, अपनी बेटी को और बना कर दूंगी। इससे ये मसाले वैसे भी पसंद नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो अगले दिन चुपके से सास की अलमारी से मसाले की बोतल निकाली और कुछ मसाले सालन में मिला दिया। खाने के वक्त जैसे ही सास ने अपना नवाला लिया, सास का रंग बदल गया और वो शौहर और ससुर को रोकने लगी, लेकिन वो इनको बहुत पसंद आया। सास की एक ना सुनी। अभी दोनों ने आखिरी नवाला ही लिया, जबकि क्यामत टूट पड़ी कि दोनों उल्टियां करने लगे, तड़पने लगे। सास ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। जब अस्पताल पहुंचे, मेरे शौहर के मुंह से खून निकलने लगा। वो बेहोश हो चुके थे। मैं अपनी माँ के गले लग के फूट फूट के रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी सास मुझे मारना चाहती थी। ठीक था, मैं मर जाती, पर मेरा शौहर तकलीफ में था। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मुझसे अपने शौहर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। मेरी सास एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरा दिल कर रहा था इस औरत को गिरबान से पकड़ कर पूछूं क्या मिलाया था इसने मसाले में, जिसको खा के मेरा ससुर और शौहर मौत के मुंह में पहुंच
चुके थे। मेरे शौहर को 3 घंटों बाद होश आया। चंद घंटों में ही इसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मुझसे अपने शौहर की हालत नहीं देखी जा रही थी। वो इस हालत में था, फिर भी उससे मेरी फिक्र थी। वो कह रहा था कि मैं अपना ख्याल रखूं। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं अपनी सास के सामने खड़ी थी, इनसे पूछने लगी। वो कदमों में गिर गई, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मेरी सास ने बताया कि जब हसन 9 साल का था, इसकी माँ की मौत हो गई थी, तो चंद रिश्तेदारों ने मेरी शादी हसन के बाप से कर दी। मुझे भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो बहुत अमीर जायदाद वाला था और आधे से ज्यादा जायदाद हसन की माँ की थी, जो हसन के नाम पर थी। मैं हसन को स्कूल ना जाने देती, इसको समझाती कि कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ लिख कर अपनी जमीनों को देखो। वो मेरी हर बात माना करता। जब इसके बाप को पता चला तो इसे हॉस्टल डाल दिया और वहीं पढ़ने लगा। और जब जवान हुआ तो मैंने इसे मजीद पढ़ने से रोक दिया और कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें बताते नहीं हैं, वो बहुत परेशान है। तुम्हारे बाकी बहन भाई तो छोटे हैं, तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें ये सब संभालना होगा। मुझे लगता था कि हसन ज्यादा पढ़ लिख गया तो सारी जायदाद, रुपए, पैसे ये ले जाएगा। अगर इसे पढ़ी लिखी बीवी मिल गई तो वो सब कुछ हमसे छीन लेगी, क्योंकि सब कुछ हसन के नाम पर था। हसन ने मुझे कभी सुतेली माँ नहीं समझा था। मेरी सगी औलाद से बढ़कर ख्याल रखा। मैंने रात को दिन और दिन को रात कहा तो हसन ने कहा कि जी माँ, आप सही कह रही हैं। मैं चाहती थी कि हसन की शादी मेरे भाई की बेटी से हो। वो अनपढ़ थी और नाबीना भी, पर हसन ने इससे पहले तुम्हें पसंद कर लिया और मुझसे जिद करने लगा कि मैं रिश्ता लेकर जाऊं। तुम्हारे घर जाने के बजाय मेरे रास्ते से वापस आ गई और हसन से कहा कि तुम्हारा रिश्ता पहले कहीं तय है, तुम पढ़ी लिखी शहर की लड़की किसी भी कम पढ़े लिखे आदमी से शादी नहीं करोगी। पर कुछ अरसे बाद तुम और हसन मिलने लगे और प्यार बढ़ गया। हसन के अब्बा यही सब कुछ जानकर तुम्हारे घर डेरा डालकर बैठ गए। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों को अलग कर सकूं, इसलिए तुम्हारी शादी की रात भी हार्ट फेल होने का नाटक किया। जब मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो तो अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर हमल को जाया करवाना चाहा। वो मिसालें, इसमें दवाई मिक्स थी जिससे तुम कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। अगर तुम माँ बन जाती तो हसन के नाम जायदाद तुम दोनों के बच्चों को मिल जाती और मेरी अपनी औलाद महरूम रह जाती। मैं अपना हर गुनाह कबूल कर रही हूँ, बस मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है। मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। इस रात मैंने दवाई ज्यादा मिला दी थी, जल्द अज जल्द छुटकारा चाहती थी। हसन ने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ पकड़ लिया और कहा कि माँ जी, आप एक बार कह देती मुझसे, मैं आपको जायदाद, जमीन, सब जो कुछ आपको चाहिए था मैं आप पर वार देता, लेकिन आपने मेरे होने वाले बच्चे को मारने का प्लान किया। मेरी बीवी मुझे कहती रही, पर मैंने आपका यकीन किया। मैंने तो हमेशा आपको माँ ही समझा, आपके हुक्म को सर आंखों पर रखा, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। मुझसे मेरी औलाद छीनने जा रही थी। आप अच्छे से जानती थी कि मैं महानूर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा था, तो मेरी सास माफी मांग रही थी। मेरे शौहर ने कुछ भी कहे बिना मेरा हाथ पकड़ा और हम उसी दिन वो शहर छोड़कर मेरे शौहर के ननिहाल शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ बस हसन के मामू और उनकी बीवी रहा करते थे। इनके बच्चे नहीं थे। वो हमें देखकर बहुत खुश हुए। हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यही रहने लगे। अल्लाह ने मुझे बेटी दी। हसन ने पूरे इलाके में मिठाई बांटी थी। वो बहुत खुश था और मैं अपने शौहर को देख देख कर खुश हो रही थी। आज मेरे 4 बच्चे हैं। हम कभी वापस नहीं गए। कुछ साल पहले पता चला था कि हसन की सुतेली माँ को फालिज हो गया और हसन ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। उस दिन अपनी मरी माँ की कसम खाकर निकला था, लेकिन मैं जानती थी कि वो अपनी सुतेली माँ को माफ कर चुका है। मेरे ससुर मिलने आते रहते हैं। कई बार मेरे ससुर ने मेरे शौहर से कहा कि वापिस आ जाओ, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि इंसान हो या जगह, जिसको एक बार छोड़ तो वहाँ दोबारा पाँव नहीं रखता। इंसान दौलत की लालच में और हसद की आग में इतना जलता रहता है कि वो इन रिश्तों की पहचान ही भूल जाता है, जो इसके साथ मुखलिस बेपनाह मोहब्बत करने वाले होते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।